एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल सर्वे अमीन 2023 के लिए आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 9 कराने जा रहा हूं। जो भी बच्चे अभी तक प्रैक्टिस सेट 8 तक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। टोटल मैं आप लोगों को यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं और ये मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सब अलग अलग डिफरेंट जेई का एग्जाम का है। और इस बार आप लोग को पहली बार बिहार स्पेशल सर्वे अमीन का एग्जाम होने जा रहा है, तो आप लोग इतना रखिए कि 60-70% क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को अदर स्टेट जेई एंड एसएससी जेई का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर इतना भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग के लिए सफिशिएंट हो जाएगा कि आप लोग सिलेक्शन हो जाइएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है तो कटअप बहुत कम जाएगा। तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसके साथ आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्केल इज यूज फॉर एस्टिमेशन द हार्डनेस ऑफ स्टोन। कहने के बाद हार्डनेस ऑफ स्टोन जो हम लोग निकालते हैं तो किसका यूज करके हम लोग निकालते हैं, याद होना चाहिए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था किसका, मोह सर्कल, मोह जो होता है ना, मोह का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टोन के हार्डनेस का हम लोग एस्टिमेट करते हैं। अब देखिए इसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है कि 5 से 6 पॉइंट्स आप लोग को बताऊंगा किनका हार्डनेस कितना होता है, मोह स्केल नंबर। जैसे देखिए आप लोग को मोह स्केल नंबर ये आप लोग को पता होना चाहिए, किसके लिए निकालते हैं, हार्डनेस के निकालते हैं। तो कुछ स्टोन है जिनका आप लोग को मोह स्केल नंबर आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो पहला टाल का याद रखना है कि 1 होता है। इसी तरह से दूसरा क्या है आप लोग को, जिप्सम का आप लोग को मोह स्केल याद रखना है कि 2 होता है। इसी तरह क्वार्ट्ज, इसमें क्वार्ट्ज का कितना होता है, 7 होता है। और अगला क्या है आप लोग को, टोपाज का भी याद रखना है कितना होता है, 8 होता है। और उसके साथ डायमंड का याद रखना है, डायमंड का कितना होता है याद रखना है, 10 होता है। कम से कम 5 पॉइंट्स मैं आप लोग को बताया हूँ कि जो भी मोर्स स्केल नंबर के द्वारा जो भी स्टोन का हार्डनेस निकालते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, ये 5 पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है कि ये 5 से कहीं ना कहीं आप लोग को अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन पूछ देगा कि मोह स्केल नंबर इसका क्या होगा। आप लोग को ये 5 पॉइंट्स याद है तो हार्डनेस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कह रहा है What is the limiting value of Los Angeles aberration value for wearing courses when these aggregate are to be used for concrete making। कहने का जब हम लोग कंक्रीट मेकिंग करते हैं, कंक्रीट जब हम लोग बनाएंगे तो कितना परसेंटेज हम लोग रखेंगे किसका, वेयरिंग कोर्स का। कहने के बाद आप लोग को एवरेशन टेस्ट जो होता है ना स्ट्रेंथ के लिए जो हम लोग करते हैं तो उसके कितना परसेंट होना चाहिए, तो याद रखना कि कितना परसेंटेज होना चाहिए, 30% होना चाहिए, तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट को मेकिंग करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर इज नोन एज। तो बताइए पृथ्वी के आंतरिक ठोस वाले भाग को क्या कहते हैं। तो याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, स्थल मंडल इसको कहते हैं। देखिए DMRC जे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्या है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेटिफाइड। मतलब जो सॉलिड होता है ना अनस्टेटिफाइड, आप लोग को कौन सा स्टोन होता है। तो याद बताइए 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन बताइए कौन सा स्टोन है जो अनस्टेटिफाइड होता है। तो क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है, अनस्टेटिफाइड होता है। अब अनस्टेटिफाइड रॉक का मतलब क्या होता है, तो याद रखना अनस्टेटिफाइड रॉक का मतलब क्या होता है आप लोग को, जैसे अनस्टेटिफाइड रॉक का मतलब क्या होता है आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यह क्या होता है, हैव ए क्रिस्टलाइन, क्या होता है, हैव ए क्रिस्टलाइन और डेंस स्ट्रक्चर होता है। कितना होता है, क्रिस्टलाइन और डेंस स्ट्रक्चर होता है। और यह क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ये भी आप लोग को पॉइंट्स याद रखना है कि यह एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है आप लोग को, डेंस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। कौन सा, अनस्टेटिफाइड जो होता है ना स्टोन, एक तरह का क्रिस्टलाइन और डेंस स्ट्रक्चर होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है याद रखना है, ग्रेनाइट होता है, और क्या होता है, मार्बल होता है, और उसके बाद ट्रैप होता है। ये सब जो होता है ना एग्जाम्पल ऑफ किसका है, अनस्टेटिफाइड रॉक का है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कह रहा था ब्लैक मार्बल इज फाउंड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। अब बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को ब्लैक मार्बल पाया जाता है। याद रखना कहाँ पाया जाता है, जयपुर में पाया जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ, जो राजस्थान में स्थित है जयपुर, वहाँ पे आप लोग को ब्लैक मार्बल पाया जाता है। ये भी पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रैंड इन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर बनता है किसी भी रॉक का तो वो क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली फाइन। कौन सा ऐसा रॉक है जिसका स्ट्रक्चर है ना एक्सट्रीमली फाइन ग्रैंड होता है। तो याद रखना किसका होता है, तो आप लोग को पता होगा कि जो बेसाल्ट का जो होता है ना एक्सट्रीमली फाइन होता है। और बेसाल्ट क्या होता है आप लोग को पता होगा, बेसाल्ट एक तरह से इग्नियस रॉक। कौन सा, इग्नियस रॉक है। ये भी आप लोग पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बेसाल्ट किस टाइप का रॉक, क्या होगा, इग्नियस रॉक होता है। और ये एक वोल्केनिक भी रॉक होता है, वोल्केनिक रॉक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक पॉलिसीज वेरी वेल। कहने का मतलब
इनमें से कौन सा है जिसका पॉलिश को पूर्ण रूप से जमने में देता है? कहने का मतलब ऐसा पत्थर जिस पे पॉलिश आसानी तरीका से किया जा सकता है। तो याद रखना कौन सा होता है, तो आप लोग कौन सा, ग्रेनाइट जो होता है ना, उस पर पॉलिश हम लोग आसानी तरीका से कर सकते हैं। और ग्रेनाइट क्या होता है? इग्नियस रॉक होता है। क्या होता है? ग्रेनाइट भी एक इग्नियस रॉक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है कह रहा है, इन ऑर्डर टू ड्राई द क्वेरी शेप ऑफ ए फ्रेशली क्वायर्ड स्टोन इट शुड बी एक्सपोज टू ओपन एयर फॉर ए पीरियड ऑफ। अब बताना है कि हम लोग इसको कितना पीरियड तक एक्सपोज करके रख सकते हैं, मतलब एयर में हम ओपन करके रख सकते हैं कितना, या 6 से 12 मंथ तक हम लोग इसको रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है कह रहा है, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। जो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, पत्थर की छटाई की जाती है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो क्या होता है उसके इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, जैसे खनन के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रेसिंग करते हैं। किसी भी स्टोन का ड्रेसिंग करने का मतलब है कि जैसे ही खनन से हम लोग निकाले कोई भी स्टोन, उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका ड्रेसिंग करते हैं किसी भी पत्थर का। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टेजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। कहने का मतलब मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा जो किस रॉक को, सेडिमेंट्री के किस रॉक को हम लोग चेंज करने के बाद क्वार्टेजाइट बनता है। याद रखना क्वार्टजाइट का मतलब होता है कि जहाँ भी आप लोग क्वार्टजाइट बनेगा तो सैंड स्टोन, क्या होता है, सैंड स्टोन जो होता है ना, चेंज होकर के हम लोग क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। क्या होता है, क्वार्टजाइट बनता है। किससे, अब देखिए कैसे बनता है, कहने से देखिए सेडिमेंट्री रॉक है, सैंड स्टोन क्या एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक है, बट क्या हुआ, वो चेंज हुआ किस तरह से, जब उसमें हाई टेम्परेचर, कोई भी सेडिमेंट्री रॉक को हाई टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो क्या होगा, उसका शेप में चेंज होने जाता है। जैसे ही शेप चेंज होता है, उसका रूप बदलने लगता है, तो उसको हम लोग क्या होता है, मेटामॉर्फिक एक्शन बोलते हैं उस चीज़ को। जैसे ही शेप में चेंज होता है तो उसको हम लोग अपना रूप जैसे ही बदलने लगता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक एक्शन। और जैसे ही एक्शन चेंज होता है तो क्या होता है, सैंड स्टोन बन के क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट बन जाता है। अब इसी तरह से लाइम स्टोन जो होता है आप लोग को, लाइम स्टोन भी क्या है, एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है लाइम स्टोन भी, बट जैसे ही इसको भी चेंज करते हैं, चेंज होने के जस्ट बाद क्या होता है, लाइम स्टोन मार्बल में, किसमें, मार्बल में चेंज हो जाता है। ये चीज़ भी पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। और सेल जो होता है ना, अगर इसका भी क्या होता है कि जैसे चेंज करेंगे तो स्लेट बनता है। क्या होता है, स्लेट बन जाता है। ये भी आप लोगों को पॉइंट्स याद रखना है, ये तीनों पॉइंट्स आप लोग को। तो क्या होगा, इस यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या कि हम लोग किसको, सेडिमेंट्री रॉक किसको चेंज करेंगे, क्वार्टजाइट बनेगा। तो क्या होगा, सैंड स्टोन को चेंज करेंगे तो क्वार्टजाइट बनेगा। क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि लाइम स्टोन चेंज होने के बाद, जो मेटामॉर्फिक एक्शन होने के बाद क्या बनता है, तो याद रखना कि मार्बल बनता है। अगर वही पूछ दें कि सेल को जब चेंज करेंगे, जब भी मेटामॉर्फिक एक्शन होगा सेल का, तो क्या बनेगा, याद रखना स्लेट बनता है। और ये चीज़ आप लोग को पॉइंट्स याद रखना है। अब एक पॉइंट्स और याद रखना कि अगर मान लो ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट को चेंज करने के बाद क्या बनता है, नीज बनता है। ये भी पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स में से आप लोगों को इस टाइप का जहां भी आप लोग मेटामॉर्फिक एक्शन क्वेश्चन आएगा, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसी टाइप चारों क्वेश्चन का हमेशा रिपीटेशन होता है। कभी इस एग्जाम में पूछे, कभी दूसरे एग्जाम पूछेगा। यही चारों क्वेश्चन जो होता है ना, मेटामॉर्फिक एक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, स्लेट, लेटेराइट और क्योलिन आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टोन। किस टाइप के स्टोन का एग्जाम्पल है। तो क्या होता है, देख जैसे ही लेटेराइट हो गया, इसके कहने का मतलब है कि यह आर्जिलियस रॉक है, क्योंकि इसमें आर्जिलियस रॉक ज़्यादा पाया जाता है। क्या होगा, यह एक आर्जिलियस रॉक होता है। अगला क्वेश्चन चलिए, क्या है, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस बिकॉज। जो हम लोग का ग्रेनाइट होता है ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस के लिए, जो नॉर्मल कोई बिल्डिंग नॉर्मल बनता है, उसमें हम लोग ग्रेनाइट यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि देखिए इसमें क्या करा है, इट कैन नॉट बी पॉलिश्ड। ये गलत है, ये तो गलत है। क्या होता है, ग्रेनाइट में पॉलिश कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये चीज़ क्या होगा, पॉलिश्ड होगा ग्रेनाइट में। क्या है, इट इज़ नॉट फायर प्रूफिंग मटेरियल, यह भी गलत है। ग्रेनाइट क्या है, आप लोग को फायर प्रूफ मटेरियल है। क्या, इट इज़ कॉस्टली, बात सही है, ये कॉस्टली है, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, ऑर्डिनरी बिल्डिंग में यूज नहीं करते। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो किस रीजन का ऑर्डिनरी बिल्डिंग में यूज करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। इट हैज़ लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये गलत है, लेस नहीं, बहुत ही ज़्यादा इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये भी 3-4 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया कि ग्रेनाइट क्या होता है, ग्रेनाइट को हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। और ग्रेनाइट क्या होता है, फायर प्रूफ मटेरियल होता है। ग्रेनाइट जो होता है ना, हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेनाइट का होता है। और ग्रेनाइट तो क्या होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी बिल्डिंग में यूज नहीं करते। इसलिए हम लोग यह क्या करते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग बिल्डिंग होता है, उस जगह हम लोग क्या करते हैं, ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, द स्टोन डेट एग्जिबिस्ट हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो स्टोन जिसका हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। याद रखना नीज का जो होता है ना, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव, यहाँ कंप्रेसिव पूछा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, नीज का सबसे ज़्यादा होगा। और इसका याद रखना कितना होता है, तो आप लोग को पता होगा नीज का जो होता है ना कितना होता है, ये चीज पॉइंट्स 2200 जो होता है ना, आप लोग को नीज का जो होना आप लोग को 2200 होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है कि सॉरी 2100 के आसपास, 2100 से 2200 के बीच में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये भी आप लोग को याद रखना। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप लोग को पता होना चाहिए, कितना होता है, 2.6 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है,
क्या रॉक फॉर्म बाय सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन magma, जो कोई भी रॉक बनता है इसका सोलिडिफिकेशन मोल्टन और मांगमा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं हम लोग। जब जैसे ही मोल्टन और मांगमा आ जाए तो याद रखना क्या किसके कारण बनता है, इग्नियस रॉक के कारण बनता है। किसका क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या डोलोमाइट इज ए लाइम स्टोन डेट कंटेंस कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम अप टू, जो डोलोमाइट होता है जो एक चूना पत्थर है जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना परसेंटेज होता है, डोलोमाइट में मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना परसेंटेज होता है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो याद रखना डोलोमाइट में जो होता है ना मैग्नीशियम का कितना परसेंटेज होता है, तो क्या होगा 45%, कितना होता है 45% होता है। अगर जो भी बच्चे अभी आप लोग वीडियो देखिएगा, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आप लोग को लाइव प्रैक्टिस सेट कराए और आप लोग उसमें रिप्लाई दे कि हाँ सर हम लोग चाहते हैं कि उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे, उसके बाद आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और उसको एक्सप्लेनेशन कीजिए, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे क्या हो जाए कि एक ऐसा टाइम आएगा कि कुछ समय बाद मैं आप लोग जैसे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा टेस्ट सीरीज टाइप का, तो वहाँ पे आप लोग को हम चाहता हूँ कि लाइव टेस्ट सीरीज कराए और आप लोग वहाँ पे लाइव आए, कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा प्रैक्टिस सेट करेंगे कितना आप लोग का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसका मैं बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को टोटल बताऊंगा उसका आंसर क्या होगा, तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, जो सैंड पार्टिकल होता है किसका बना हुआ, याद रखना कि सैंड पार्टिकल किसका बना होता है, क्वार्ट्ज का बना हुआ, क्या होता है क्वार्ट्ज का बना हुआ रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, डैश इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, मतलब कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना इसको हम लोग क्या होता है पोरोसिटी बोलते हैं। किसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब वॉइड्स रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, इसको हम लोग वॉइड्स रेशियो बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग, अब यहाँ क्या था डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा आप लोग को डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो जाएगा। एयर कंटेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा आप लोग को एयर कंटेंट हो जाएगा। ये भी आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, करा फॉर ए 3 फेज सॉइल सिस्टम द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स, जो मान लें 3 फेज सॉइल सिस्टम होता है तो वैल्यू ऑफ एयर परसेंटेज कितना होता है, याद रखना कितना बीच होता है, 0 से 100 के बीच में होता है। कुछ भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, अगर प्योर ड्राई रहेगा तो आप लोग को तो 0 भी होगा, मैक्सिमम रहेगा तो आप लोग 100 भी रहेगा, करने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पहले बता दिया था कि आप लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वॉइड रेशियो बोलते हैं। क्या होता है, वॉइड्स रेशियो बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स रेशियो बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा ये पोरोसिटी हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट करने में एसी का क्या होगा, ये आप लोग बताए थे, एसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब वाटर कंटेंट क्या होता है आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड जो हम लोग वाटर कंटेंट करते हैं। कहने में जितना भी मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊँ सब फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, करा ए सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी, मतलब पोरोसिटी को हम लोग एन से डिपोज करते हैं, एन 40% है जिसको हम लोग 0.4 बोल लिख सकते हैं, ठीक है। एंड द वॉइड रेशियो हम लोग को ई पूछ रहा है, ई क्या होगा, तो ई इक्वल टू क्या होता है, एन डिवाइडेड बाय 1 - एन होता है। कहने मतलब जब भी आप लोग अगर पोरोसिटी दिया हुआ और वॉइड रेशियो निकालना है तो क्या होगा, वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होगा, पोरोसिटी डिवाइडेड बाय 1 - पोरोसिटी होगा। तो यहाँ क्या होगा, एन क्या है 0.4 डिवाइडेड बाय 1 - 0.4 आ जाएगा, क्या होगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 आ जाएगा, 0.67। करने वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, देखिए जितना भी क्वेश्चन है BSPSCL जेई ये बिहार का है, जेई का क्वेश्चन उत्तराखंड ए में भी पूछा गया, UPR VUNL जेई, मतलब अलग अलग डिफरेंट, देखिए एक ही क्वेश्चन अलग अलग ए जेई में क्वेश्चन पूछा है। करने वाला इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को अगर नॉमेरिकल भी टाइप करेगा तो इसी नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है कर रहा है, जनरली इन सॉइल मैकेनिक्स सॉइल इज कंसीडर्ड, जो सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग होता है, सॉइल किस में, याद रखना सॉइल किस में कंसीडर करते हैं, इससे पहले क्या 3 फेज सिस्टम होता है, सॉइल का क्या होता है 3 फेज सिस्टम होता है, ये भी पता होना चाहिए। पहला क्या होता है, ये सॉलिड होता है, दूसरा किसको क्या होता है, इसमें वाटर होता है, और तीसरा क्या होता है आप लोग को, इसमें एयर होता है। क्या होता है इसमें आप लोग को, एयर होता है। ये 3 फेज होता है, तो क्या होता है आप लोग को 3 फेज सिस्टम है। तो सॉइल मैकेनिक्स कंसीडर हम लोग करते हैं 3 फेज सिस्टम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, कह मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग पता होगा मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। क्या होता है, इसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग को। तो ये पता हो गया कि मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, क्या 2 सॉइल दिया हुआ ए और बी जिसका वॉइड रेशियो मेरा 0.5 थे, वॉइड रेशियो क्या ई,
मतलब ई ए का दिया हुआ कितना 0.5 दिया हुआ है, और ई बी जो है मेरा कितना दिया आप लोग को 0.6 दिया हुआ है। कह रहा है द रेशियो ऑफ पोरोसिटी, कहने का मतलब नीटा ए बाय एन बी, कहने का मतलब पोरोसिटी हमको निकालना है, दोनों का रेशियो। तो क्या होगा हमको, तो सबसे पहले ई ए, देखिए सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वॉइड रेशियो क्या होता है। एन जो हम लोग को वॉइड रेशियो दिया हुआ है ना, हमको एन निकालना है। एन जो होगा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा। ये अगर कब, जब मेरा वॉइड रेशियो दिया है तब हम लोग को पोरोसिटी निकालना है, तब क्या होगा ई डिवाइडेड 1 प्लस ई हो जाएगा। अगर हम लोग को पोरोसिटी दिया हो और हम लोग को वॉइड रेशियो निकालना हो तो ई क्या होगा 1 पोरोसिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पोरोसिटी हो जाएगा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को, हम लोग को यहाँ पोरोसिटी निकालना है, तो एन ए कितना आ जाएगा हमको, एन ए के लिए ई ए कितना दिया हुआ है हमको 0.5 दिया हुआ, 1 प्लस 0.5 दिया हुआ, कहने मतलब 0.5 डिवाइडेड 1.5, यहाँ से क्या 1/3 आ जाएगा ये। और एन बी कितना आ जाएगा मेरा आप लोगों को 0.6 डिवाइडेड बाई 1.6 हो जाएगा, यहाँ से 2×6 2×16 कहने 3/8 आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कीजिए, दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों को, जैसे ही एन ए बाय एन बी कीजिएगा आप लोग, कितना आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 3/8, तो क्या आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो क्या होगा इसका 23 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 8/9 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग समझ लिए ना कि अगर मान लीजिए हमको पोरोसिटी निकालना है तो वॉइड रेशियो दिया है तो ई डिवाइडेड 1 प्लस ई होगा। अगर आप लोग को पोरोसिटी दिया है और वॉइड रेशियो निकालना है तो क्या पोरोसिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पोरोसिटी हो जाएगा। और आप लोग को अगर वॉइड रेशियो दिया है पोरोसिटी निकालना है तो क्या होगा वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कर है फॉर फ्लो थ्रू सॉइल द फ्लो इज लेमिनर। अब कहने वाला कि लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं। अब जैसे यहाँ कहाँ क्या क्या सॉइल में लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं, तो याद रखना जब भी रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है ना मेरा 1 से कम होता है, कहने वाला रेनॉल्ड्स नंबर मेरा 1 से आप लोग को कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है आप लोग को लेमिनार फ्लो बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और ये किसके लिए होता है, सॉइल के लिए होता है। ये पॉइंट्स आप लोग को याद होना चाहिए। क्या होगा लेस देन यूनिटी। इसी तरह से अगर आप पाइप फ्लो में चल जाइएगा, आप लोग हाइड्रोलिक्स मतलब हाइड्रोलिक्स अब चैप्टर में जाइएगा तो पाइप फ्लो आता है। पाइप फ्लो में तो पाइप फ्लो में अगर आप लोग को बता दें कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है लेस देन 2000 होगा तभी आप लोग उसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोलेंगे, लेमिनार फ्लो बोलेंगे। याद ये चीज़ भी पॉइंट से आप लोग रहें कि जैसे ही आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़िएगा ना पाइप फ्लो, वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है 2000 से कम होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं उसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोल सकते हैं। ये भी पॉइंट्स आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या है 25। इफ़ द कैपिलरी राइज इन ए सॉइल, जो कैपिलरी राइज होता है सॉइल में ए विथ इफेक्टिव साइज 0.02 mm एंड वाज कितना दिया हुआ है राइज किया कैपिलरी राइज 60 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी द कैपिलरी राइज इन द सिमिलर सॉइल। अगर देखिए यहाँ से सॉइल सेम दे दिया, सॉइल बी विद द इफेक्टिव साइज ऑफ 0.05 है। हमको कह रहा है कि आप मानिए कि उसी का अगर डाया मेरा 0.2 से क्या रहा है 0.2 से मेरा डाया क्या कर 0.24 कर दे, 0.02 से अगर 0.04 कर दे तो उसी का कैपिलरी राइज क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कैपिलरी राइज का जो फार्मूला होता है SC जो होता है ना 4 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी होता है। देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है क्योंकि सेम सॉइल है, कह रहा है सॉइल मेरा सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा SC जो होगा ना मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा 2 गो है ना तो एगो SC1 डिवाइडेड बाय SC2 हो जाएगा, क्या होगा D2 डिवाइडेड बाय D1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को SC2 निकालना है। SC1 का हम लोग फॉर्मूला कितना 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और SC2 निकालना है हाइट ऑफ कैपिलरी सेकेंड सॉइल का। D2 कितना है मेरा 0.04 और D1 0.02 दिया, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। कहने का मतलब SC जो कैपिलरी राइज जो दूसरा सॉइल है उसका 30 सेंटीमीटर मेरा राइज करेगा। कहने ऑप्शन नंबर क्या होगा D में आ जाएगा। तो ये भी आप लोग पॉइंट्स याद रखना है कि जैसे ही कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है SC डिवाइड इसका क्या होता है 4 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी होता है। उसके बाद आप लोग देखिए कि क्योंकि सेम सॉइल है तो सब कर जाएगा कि डाया जैसे ही चेंज होगा, जैसे डाया अगर मेरा ज़्यादा होगा तो क्या होगा मेरा हाइट कैपिलरी कम होगा। यहाँ से पता चल रहा है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या है जैसे ही आधा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0.2 है 0.4 है तो 30 का क्या हो सीधा आधा हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी बांट सकते हैं, इतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए 0.2 से 0.4 हुआ तो यहाँ क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही क्या होगा मेरा डाया बढ़ेगा तो हाइट कम होगा, डाया बढ़ रहा है दुगुना हो रहा है तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा सीधा सीधी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या है करा इन ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ होल इन द हैमर। अब SPT टेस्ट जो करते हैं उसमें हाइट ऑफ होल कितना होना चाहिए, याद रखना हाइट ऑफ होल जो होता है ना 76 सेंटीमीटर होता है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। और हैमर का जो वेट होता है ना जो आप लोग हैमर यूज करते हैं
उसका वेट आप लोग को कितना होता है 65, कितना होता है आप लोग को 65 kg होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, कितना 65 kg होता है। और जो सॉइल में पेनिट्रेशन होता है, सॉइल में जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन वो कितना तक होता है याद है 30 सेंटीमीटर, कितना होता है 30 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है किसी ना किसी एग्जाम में, और हो सकता है कि ये ना पूछ के यही सब 3-2 में से कोई एक पूछ दे आप लोग को बिहार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए सैंडी सॉइल। अब कोई भी सैंडी सॉइल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं किसके लिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने, या तो किसका डेंसिटी इंडेक्स का हम लोग यूज करके निकालते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होता है उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए कौन सा हम पैरामीटर यूज करते हैं, डेंसिटी इंडेक्स का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह फाइंड आउट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर ए सॉइल सैंपल हैविंग ए स्पेसिफिक रेडियो ऑफ 2.6। अब कह रहा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट। क्या होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट कितना होगा, WC कितना मेरा 40%, करने वाला क्या होगा 0.14 आ जाएगा। वाटर कंटेंट मेरा दे दिया है, मेरा G कितना दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 दे दिया है, ये 2 पॉइंट्स आप लोग को दिया। और यह कह रहा है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी है, कम सेचुरेशन क्या है 1 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अगर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, सेवाग ऐसी जेड को WG होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्या निकालने बोला है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हम लोग को बोला निकालने के लिए ना। अब देखिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी निकालना है हमको बोला है, गामा डी क्या होता है, G गामा W डिवाइडेड 1 + E होता है। हम लोग यहाँ वॉइड रेशियो पता नहीं है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वॉइड रेशियो निकालेंगे। और वॉइड रेशियो का रिलेशन क्या होता है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और हम लोग को वाटर कंटेंट दिया हो और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो तो S = WG होता है। ये आप लोगों को पहला फॉर्मूला लगाना। तो S क्या 1 है, E यहाँ W कितना है मेरा 0.14, और G स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 2.6 दिया हुआ। यहाँ से वॉइड रेशियो हम लोग को निकल जाएगा, वॉइड रेशियो कितना 0.364 आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए इस जगह आप लोग पुट कर दीजिए, G कितना है, G का वैल्यू आप लोग को कितना है 2.6 दिया है, और गामा W1 क्योंकि सेंटीमीटर में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकालना है तो 1 दे देंगे, और 1 + E तो क्या होगा 1 + 0.364। अब क्या आ जाएगा आप लोग को यहाँ से गामा डी क्या आ जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाय 1.364। अगर आप इसको डिवाइड करके निकालिएगा तो 1.906 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कहने वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आप लोग समझ गए ना कि कैसे इसको बनाए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको S = WG, क्योंकि हमको पूछ यहाँ देखिए क्वेश्चन ही में लिखा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो जैसे ही मैक्सिमम ड्राई का मतलब कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, G × गामा W डिवाइडेड 1 + E होता है। यहाँ हम लोग को वॉइड रेशियो इस क्वेश्चन में कहीं वॉइड रेशियो का चर्चा नहीं किया। अब वॉइड रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें पता है कि अगर हम लोग को वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक पता होता है S = WG होता है, S का भी पहले पता है। यहाँ से क्या होगा हम लोग को वॉइड रेशियो पता चल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ वॉइड रेशियो का पुट करके यहाँ से हम लोग निकाल देंगे गामा डी, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है कर रहा है सटीक विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण विधि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हम लोग किस चीज़ का यूज करके निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्या होता है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर यूज करके हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी हम लोग सॉइल का निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है करा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, याद रखना सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 2.6 होता है। ये भी पॉइंट्स आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए, क्या है कह रहा है फ्लूइड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। जो फ्लूइड ऑफर करता है मेरा कोई भी रेजिस्टेंस किसके चेंज नहीं करने पे होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है फ्लूइड जो मेरा कोई भी द्रव जिनका परिवर्तन पे कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, किसके कारण हो सकता है। यहाँ पे देखिए प्रेशर कारण हो सकता है, फ्लो के कारण भी हो सकता है, और वॉल्यूम के कारण, लेकिन शेप के कारण जो होगा ना आप लोग को नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर B हो जाए, शेप से कोई उसको इंडिपेंडेंट होता है ये शेप से। अगला क्वेश्चन चलिए, क्या है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायमेंशनलेस। चार ऑप्शन बताना है कौन सा डायमेंशनलेस है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना ये डायमेंशनलेस है। अब क्यों है कि क्या गामा S/गामा W होता है। यहाँ क्या होता है ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। अब किसी भी चीज़ का डेंसिटी क्या होता है kg/m³ होता है, सॉलिड हो या वाटर हो, यहाँ भी kg/m³ होता है। दोनों कट जाएगा, करने मतलब यूनिट ये क्या हो जाएगा आप लोग को डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है करना डायमेंशनलेस, क्या ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, क्या विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ ये नहीं पूछा है, बोला गया है कि टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है। क्वेश्चन देखिए आराम से अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मेरा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे ही मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो विस्कोसिटी जो होगा, विस्कोसिटी मेरा जो होगा, विस्कोसिटी
यहाँ क्वेश्चन कर रहा है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, देखिए दोनों अलग अलग पढ़िएगा, कहीं विस्कोसिटी ऑफ गैस भी बोलता है, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट्स पता होना चाहिए। यहाँ क्या टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, आप लोगों को डिक्रीज करेगा। अब क्या जैसे ही टेम्परेचर घटाएंगे तो मेरा विस्कोसिटी ऑफ डिक्रीज लिक्विड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि टेम्परेचर मेरा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाए कि विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ना विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या करेगा, तो क्या करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है, देखिए इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, करने में दोनों कर सकता है। तो क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार ये सही है, बट यही क्वेश्चन बोल देता कि विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेरा इंक्रीज कर दिया तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, तो क्या होगा, मेरा डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से कहता है कि मेरा टेम्परेचर अगर डिक्रीज करा तो विस्कोसिटी मेरा क्या होगा, तो विस्कोसिटी मेरा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार आप लोग जवाब दीजिएगा, आसान से क्वेश्चन बन जाएगा और आप उस क्वेश्चन का जवाब अच्छे तरीका से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मरकरी एंड सॉलिड सरफेस। प्रीवियस क्लास में बताया था कि जैसे ही मरकरी और सॉलिड हो या कोई भी आप सरफेस हो तो क्या होता है, याद रखना है कि कितना होता है, 129 डिग्री होता है। कितना, अप्रोक्स 129 डिग्री, क्या, तो अप्रोक्स कितना होता है, 129 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या है, 0, 45, 90, मोर देन 90 डिग्री, करने में 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और इसी तरह से मरकरी की जगह वाटर रहता, वाटर एंड कितना, सॉलिड के बीच मेरा एंगल कितना होता है, याद रखना कितना होता है, 8 से 18 डिग्री होता है। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड सॉलिड, तो कितना रखना, ये दोनों के बीच में जो भी ऑप्शन में आएगा वो उस ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, द रीजन विद इन विच द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी इज कन्फाइंड इन नोन एड। कह रहा है कि क्षेत्र जिसके अंदर श्यानता सीमित रहती है उसे इनमें से किस नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, किस, देखिए अब क्या है, विस्कोसिटी जो इफेक्ट होता है ये बाउंड्री लाइन, जो भी आप लोगों का बाउंड्री लाइन कंडीशन होता है ना, तो बाउंड्री लाइन लेयर के ही अंदर में टोटल चीज होता है, तो क्या होगा, बाउंड्री लाइन लेयर के अंदर ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, आप लोग बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, पॉइज क्या होता है, विस्कोसिटी का होता है, किसको, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। तो अगर डायनेमिक नहीं लिखा रहे तो मतलब समझ लीजिए कि विस्कोसिटी ही कहलाता है, और काइनेटिक रहेगा तो समय वहाँ लिखा ही रहेगा स्पष्ट रूप से काइनेटिक। यहाँ क्या कहा है कि मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी, क्या पॉइज पूछ रहा है तो पॉइज क्या होगा, मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी हो जाएगा। डायनेमिक विस्कोसिटी को असल में लिखा रहे या विस्कोसिटी लिखा रहे, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है ए फ्लूइड हुज विस्कोसिटी चेंज विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज। अब कह रहा है कि कोई मेरा फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी चेंज हो रहा है, किसके, डिफॉर्मेशन के कारण। तो मान लीजिए क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, उसका विस्कोसिटी चेंज नहीं होता है, तो कहने वाला क्या होगा, यह नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में ही मेरा विस्कोसिटी चेंज होता है, किसके कारण, डिफॉर्मेशन होने के कारण। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन। इनमें से बताना है कौन सा फ्लूइड मेरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्लासिफाइड होता है। तो याद रखना कि ह्यूमन का ब्लड और टूथ जो होता है ना, टूथपेस्ट, ये हम लोग का क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। ये दोनों आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन का हमको डायमेंशन पूछना है, तो सरफेस टेंशन चीज का क्या होता है, फोर्स पर लेंथ होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, ये पता है। अगर उसी तरह से अगर जूल में कर दिया जाए, यहाँ तो हमको न्यूटन पर मीटर कहीं दिया हुआ नहीं है, हैं, और अगर यहाँ क्या है, जूल में, यहाँ जैसे ही हम लोग जूल देखेंगे तो जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, किसका, सरफेस टेंशन का हम लोग को डायमेंशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है इन द गिवन फिगर विच नेचर ऑफ फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए। कर्व ए जो है मेरा, ये कर्व ए किस टाइप का फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना जब भी हम लोग का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस का कर्व दिया रहे और वह ओरिजिन से नहीं पास कहीं और से पास कर रहा है, तो क्या होता है हम लोग को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल बिंघम फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या होता है वहाँ ओरिजिन से पास नहीं करके कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे ही क्या, जैसे टूथपेस्ट एक तरह से हो गया, उसमें क्या, जैसे ही हम प्रेशर करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे ही आप प्रेस किए तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें एक्शन आएगा, वो क्या होगा, पेस्ट बाहर निकलेगा। कहने में कुछ टाइम लगता है, तो जैसे ही उसमें कुछ टाइम लगता है, डिफॉर्मेशन होने में कुछ टाइम लगा, तो कहने वाला क्या होगा, इसलिए वो ओरिजिन से पास नहीं होता है। तो क्या आइडियल फ्लूइड क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड हो जाएगा। अब देखिए इसमें से और कुछ है, बी सी डी, ये भी कर्व है, इसके बारे में भी बता दिया जाता है कि इसमें इसको क्या क्या कहते हैं। क्या कि हो सकता है कि अब आज इस क्वेश्चन में ये पूछा, हो सकता है कि आप लोग का हो सकता है बिहार एसएससी जेई हो जाए, बीटीएससी जेई हो जाए, बिहार अमीन के लिए हो सकता है कि कहीं बी सी या डी किसी में तीनों में से कोई वो पूछ दीजिए, तब तो आप लोग को नहीं बन पाएगा ना उस टाइम। तो तीनों का भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि तीनों कर्व क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तीनों कर्व में आप लोग को ये जो होता है ना, ये डी जो होता है ना, इसको हम डायलेंटेंट, या क्या होता है, डायलेंटेंट होता है, क्या होता है, इसको हम लोग डायलेंटेंट बोलते हैं। और इस तरह से ये जो होता है, अगर स्ट्रेट लाइन, देखिए ये क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन है,
जो भी आप लोग ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करता है उसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, न्यूटोनियन इसको फ्लूइड बोलते हैं। अब ये बच गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यह पता होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो प्लास्टिक बोलते हैं। स्यूडो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो प्लास्टिक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो प्लास्टिक कर्व बोलते हैं। ये चारों पॉइंट्स अगर आप लोग याद रखिएगा, इस कर्व में से एक क्वेश्चन आपको नहीं क्वेश्चन छूटेगा। यही कर्व दिया रहता है, कहीं हो सकता है आज के क्वेश्चन में ये कर्व ए दे दिया है, हो सकता है कि आप लोगों को मेन एग्जाम में कर्व सी दे दिया जाए, तो वहाँ आप डायरेक्ट बोल दिया न्यूटोनियन फ्लूइड है। हो सकता है कि BTSC में कर्व डी दिया जाए तो वहाँ डायलेंटेन बोल दीजिएगा। अगर ये कर्व आपको पता है, चारों पॉइंट्स आप लोग को पता है, तो इस कर्व से रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन ये भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, द कैपिलरी राइज और फॉल लिक्विड गिवन। अब इसका फॉर्मूला इससे पहले बताए थे कि क्या कैपिलरी राइज क्या का फॉर्मूला होता है, SC इसका क्या होता है, 4 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो GD होता है। ये चीज़ आप लोग को फॉर्मूला बताया था। क्या किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इन विच सिचुएशन द विस्कस फोर्स इज अनइम्पोर्टेंट। इसमें से बताना है कौन सा के कारण मेरा किस सिचुएशन के कारण विस्कस फोर्स अनइम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना किस में अनइम्पोर्टेंट होता है, याद रखना किस कैपिलरी वेव इन चैनल में मेरा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है विस्कस फोर्स। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है ए फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी। ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, देखिए फ्लूइड तो हमेशा कंप्रेसिबल होता है, बट यहाँ कह रहा है कि ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल और विस्कोसिटी जिसके पास कोई विस्कोसिटी नहीं हो। ये तो ऑटोमेटिक है, आप लोग को ये क्वेश्चन क्या होता है, एक तरह से आइडियल फ्लूइड होता है ना। अब आइडियल फ्लूइड विस्कोसिटी हो, ऐसा तो कोई फ्लूइड नहीं होगा ना जिसमें विस्कोसिटी हो ही ना और कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी हो ही ना। तो क्या होगा, एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड होता है जिसमें क्या हम लोग मानते हैं कि उसका कोई भी विस्कोसिटी नहीं होता और कोई भी इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड वेट इतना दिया। देखिए जहाँ भी स्पेसिफिक लिख दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन में लिख दिया जाए स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कहीं भी क्वेश्चन बोल दिया जाए, तो आप लोग जहाँ स्पेसिफिक लिखा रहे हैं वहाँ सीधे क्या कीजिएगा, जैसे स्पेसिफिक वेट दिया है ना, तो सीधा वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब वेट मेरा कितना दिया हुआ है, 7 न्यूटन दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ आंसर जब देखिए जहाँ सब जगह आंसर में आपको मीटर क्यूब में दिया, और यहाँ क्या है वॉल्यूम कितना दिया है हम लोग को लीटर में दिया हुआ 1 लीटर, और 1 लीटर इजकल टू क्या होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। कहने के बाद आप लोग को 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए किस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ये देखिए झारखंड SSC जे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, और झारखंड में भी आप लोग को इस बार 2023 में भी वैकेंसी आ गया, अच्छा खासा वैकेंसी आया है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 1400+ वैकेंसी। उसमें आप लोग डिप्लोमा भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो भी बीटेक धारी वो भी आप लोग उसमें फिलअप कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कोई भी। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है मिल्क मिक्स विथ वाटर ड्यू टू, जो दूध और पानी का मिश्रण होता है उसको क्या होता है, याद दूध और पानी का जैसे मिश्रण होता है किसके कारण, वेरी गुड एडहेशन होता है। क्या होता है, बहुत ही अच्छे से असमंजस होने के कारण होता है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। फिक्स्ड बीम इज आल्सो नोन, जो फिक्स्ड बीम होता है उसको हम लोग, जैसे फिक्स्ड बीम होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगला नाम क्या उसको बोलते हैं, एनकेस्टर भी इसको हम लोग फिक्स्ड बीम को बोलते हैं। फिक्स्ड बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनकेस्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है इन ओवर हैंगिंग बीम, कोई भी ओवर हैंगिंग बीम है जो मेरा ABC है, AB इसका लेंथ LBC इतना दिया हुआ, फ्री एंड दिया हुआ, इफ द सब्जेक्टेड टू द वर्टिकल लोड W एट द फ्री एंड मैक्सिमम मूवमेंट। अब मान लीजिए कोई भी मेरा कह रहा है ABC है, AB लेंथ मेरा दिया हुआ, मान A B और C दिया है। AB लेंथ कितना मेरा L दिया हुआ है, और BC मेरा A दिया हुआ है, और C इज द मेरा फ्री एंड C दिया हुआ। इफ द सब्जेक्टेड टू फ्री एंड ये है, और इफ सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड W एट फ्री एंड, यहाँ फ्री एंड पे आप लोग को W लोड दिया हुआ, कहने वाला ये आप लोग को यहाँ पे सपोर्टेड है, ये आप लोग को फ्री एंड है। तो कह रहा है कि किस पे हम लोग को मैक्सिमम मूवमेंट लगेगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ होगा, या तो कहाँ पे होगा, बी पे, बी पॉइंट पे मैक्सिमम मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। देखिए RRB JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ ए 2 हिंज्ड, जो मेरा 2 हिंज्ड सेमी सर्कुलर रहता है उसका लोकस क्या होगा। तो याद रखना उसका लोकस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, द मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज स्ट्रक्चरली एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड, जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये भी देखिए RRB JEE क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, और प्रैक्टिस सेट 9 का लास्ट क्वेश्चन है। द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज कॉल्ड, जो मेरा कोई भी मेंबर जो सब्जेक्ट करता है बेंडिंग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ही जो होता है ना, मेरा मेंबर जो होता है ना वो बेंडिंग सपोर्ट करता है। तो समझे कौन सा सब्जेक्टेड करता है, जो मेरा बीम जो होता है ना, बीम
ये बीम जो होता है ना वही मेरा बेंडिंग सब्जेक्टेड करता है। तो कहने वाला क्या हो जाएगा, बीम, जो बीम होता है वो मेरा बेंडिंग सब्जेक्ट करता है। तो कहने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज का सेशन आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराया गया, मिक्स क्वेश्चन, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराया गया। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर सेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे जितना भी बच्चे BTSC जेई और बिहार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग किस डेप्थ में आप लोग का क्वेश्चन कौन कौन सा आता है। और क्वेश्चन के साथ जैसे ही मैं आप लोगों को देखिए जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन के साथ आप लोग को कॉन्सेप्ट भी पता चल रहा है। और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोग को जैसे ही मैं आप लोग को वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सेम उसी टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।